स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज एक दूसरी टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच में है जिसमें मूक क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। 50 मूक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जैसा कि आप इसके पहले भी एक टेस्ट सीरीज को कवर कर चुके हैं जिसमें अन्यत्र जो टॉपिक थे औसत द्रव्य परिचय से आपको टॉपिक दिए गए थे और उसमें औसत द्रव्य परिचय के कुछ जो टॉपिक हैं उनसे मूक क्वेश्चन बना करके आप सभी को दिए गए थे। इस क्लास में हम जो है रसशाला, फार्मेसी तथा औषध एवं पथ्य निर्माण से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके मूक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहली चीज कि रसशाला, फार्मेसी तथा औषध एवं पथ्य निर्माण का जो विषय है ये आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर में अलग से मेंशन किया गया है। वैसे तो आप सभी जो है रसशास्त्र और भेषज कल्पना का विषय जो है पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आपके जो आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की जो भर्ती है उसका जो पाठ्यक्रम मिला है उसमें इसको कंबाइन कर दिया गया है और रसशाला, फार्मेसी और औषध एवं पथ्य निर्माण को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। यानी कि इसमें आपको भेषज कल्पना से भी क्वेश्चन मिलेंगे और रसशास्त्र से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम केवल रसशाला यानी कि फार्मेसी रसशास्त्र से ही क्वेश्चन आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें मेंशन है। पहला क्वेश्चन देखिए, रसशास्त्र में कज्जली क्या है। कज्जली आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना भी है, कज्जली को कवर भी कराया गया अच्छे से क्लास में। कज्जली क्या है? कज्जली एक रसशाला का उत्पाद है या रसशास्त्र के अंतर्गत औषधियों का सम्मिश्रण करके एक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है जिसमें पारद और गंधक का मिलना जो है तय किया जाता है, उनको मिला करके और उसे रगड़ा जाता है, मर्दन किया जाता है, तो एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम कज्जली कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रसशास्त्र में कज्जली है क्या या कज्जली क्या है। तो कज्जली क्या है? पारद और गंधक का मिश्रण है। पारद और गंधक का मिश्रण है। अब ऐसा नहीं है कि पारद और गंधक को बस मिला दिया और कज्जली बन जाएगा, ऐसा नहीं। कज्जली एक निर्माण के अंतर्गत बनने वाला एक उत्पाद है, ठीक है। तो उत्तर होगा पारद और गंधक का मिश्रण। अगला प्रश्न देखिए, अमृतीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। आप यहां से ही समझ लीजिए ना, अमृतीकरण यानी कि अमृत जैसा करना, अमृत जैसा करना या बनाना, उसे हम कह रहे हैं अमृतीकरण। तो अमृतीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? अमृतीकरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या हो सकता है? औषधि का स्वाद बढ़ाना, ऐसा नहीं है। औषधि की शक्ति बढ़ाना, औषधि का रंग बदलना, औषधि को ठंडा करना। नीचे के दो ऑप्शन गलत है, ये बी ऑप्शन सही होगा, औषधि की शक्ति बढ़ाना। याद रखिएगा, औषधि की शक्ति बढ़ाने को अमृतीकरण कहते हैं। या भावना जो दी जाती है ना, औषधियों के लिए भावना दिया जाता है, भावना भी आपने पढ़ा है, 7 से 21 बार भावना दी जाती है जिससे औषधि का गुण बढ़ जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या है, रस तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो रस तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? लेखक हैं गोपाल कृष्ण भट्ट। कौन है? गोपाल कृष्ण भट्ट। वैसे नागार्जुन का भी नाम आपने सुना होगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो रसशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे नागार्जुन के नाम जो है उल्लेखित हैं। तो रस तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण भट्ट। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भस्म की शुद्धता की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। भस्म की शुद्धता की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? क्या वर्ण परीक्षण है? नहीं। निह शेषता परीक्षण, गंध परीक्षण या स्वाद परीक्षण? तो आंसर होगा निह शेषता परीक्षण। निह शेषता परीक्षण किया जाता है किसके लिए? भस्म की शुद्धता की जांच के लिए। अगला प्रश्न देखिए, शोधन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आम बात है कि शोधन किस लिए किया जाता है? शोधन
औषध द्रव्यों की शुद्धता को बढ़ाने के लिए या शोधित करने के लिए, उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको खत्म करने के लिए जो है शोधन की प्रक्रिया की जाती है। तो शोधन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? औषधि का रंग बदलना? नहीं, औषधि को शुद्ध करना, औषधि को सुखाना, औषधि को पीसना। क्या सही होगा? औषधि को शुद्ध करना। ठीक है, आगे, माछिक किस धातु का भस्म है? माछिक, माछिक को हम अंग्रेजी में पायराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायराइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? पायराइट कहते हैं। और पायराइट को ही हम संस्कृत में क्या कह रहे हैं? माछिक, पर्याय है। तो माछिक किस धातु का भस्म है? वो है पायराइट का, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रस सिंधु ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिंधु, याद रखना, लेखक और उनकी रचना, इससे भी प्रश्न रस शास्त्र में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। तो रस सिंधु ग्रंथ के लेखक कौन है? यशोधर भट्ट। यशोधर भट्ट जो है रस सिंधु के लेखक है, रस सिंधु ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भस्म बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भस्म जिस प्रक्रिया से तैयार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? शोधन नहीं, मारण, भंजन, संधारण। हम कहते हैं मारण, न ही भंजन कहते हैं, न ही संधारण कहते हैं। मारण से ही भस्म बनता है, मतलब हाई फ्लेम पे औषधि को रख करके तैयार करके मतलब उसे तैयार किया जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आयुर्भास्कर ऐप पे आपके अलग अलग भर्ती फील्ड के कोर्सेज जो है चल रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के हो गए, आयुर्वेद नर्स के हो गए, आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर के हो गए, या किसी भी स्टेट से जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं या नर्स हैं उनके रेगुलर कोर्सेज हो गए। चाहे आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट से हैं, तो हमारे ऐप पे आपको आयुर्वेद से रिलेटेड, आपके मेडिकल भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो है हर कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपके रेगुलर क्लास के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे यूपी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप पे जा करके देख सकते हो। राजस्थान के डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। वैसे ही यूपी के आयुर्वेद स्टाफ नर्स के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रसूति, इनका भी अलग अलग कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बाकी फ़िलहाल जो है आयुर्वेद एनएचएम कंपाउंडर की जो भर्ती राजस्थान में आई है उसके कोर्स की लगातार क्लासेस आप सभी की चल रही हैं, उसकी भर्ती परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। अभी फ़िलहाल जो कोर्स है वो एग्ज़ाम तक 90% ऑफ के साथ आप सभी को दिया जा रहा है, जिसमें आप चाहें तो सारे कोर्सेज़ के पीडीएफ नोट्स आदि जो है प्रिंट करा सकते हैं। आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है, तो जल्दी से जल्दी कोर्सेज़ लॉगिन करके ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक का शोधन किस विधि से किया जाता है? गंधक किस विधि से शोधित किया जाता है? तो इसमें 4 विधियां मेंशन हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो गोमूत्र विधि नहीं, निर्गुंडी स्वरस विधि नहीं, दुग्ध विधि, जल विधि। तो दुग्ध विधि का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब दूध का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध विधि कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, दुग्ध विधि नहीं होती है, लेकिन दूध का प्रयोग करके गंधक का शोधन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दुग्ध विधि मेंशन की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रस पंचक में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? रस पंचक में कौन कौन से तत्व शामिल है? तो रस पंचक यानी कि 5 जो द्रव्य हैं वो शामिल होंगे। कौन कौन से हैं? वो हैं पारद, गंधक, माछिक, लोहा और ताम्र, जिसमें रस पंचक में ये सारे औषधि द्रव्य जो हैं शामिल हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे अगला प्रश्न, पारद का शोधन किस विधि से किया जाता है? पारद को किस विधि से शोधन करते हैं? तो पारद का शोधन होता है गंधक विधि से, यानी कि गंधक के साथ पारद का शोधन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गंधक विधि मेंशन की गई है। अगला, भस्म के गुणों में कौन सा गुण नहीं होता? भस्म के गुणों में कौन सा गुण नहीं होता? तो सूक्ष्मता होती है भस्म में, लघुता भी होती है, शीघ्रता भी होती है, स्थूलता नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा गुण नहीं होता पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी
सूक्ष्मता, लघुता और शीघ्रता ये तो होता है, तो इसलिए गलत हो जाएंगे, सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न, रसशाला का अर्थ क्या है? तो रसशाला जैसे कि गौशाला जिसमें गाय रखी जाती हैं, पाठशाला जिसमें पढ़ा जाता है, उसी तरह जब रसशाला बोला जाता है यानी कि रस यानी कि औषधि, तो औषधि बनाने की प्रयोगशाला को हम क्या कहते हैं? रसशाला कहते हैं। ठीक है, आगे, रस शास्त्र में कितने प्रकार के रस माने गए हैं? तो रस शास्त्र में भी 6 ही प्रकार के रस जो हैं माने गए हैं, याद रखना है। भस्म की रेखा पंचन परीक्षा का उद्देश्य क्या है? रेखा पंचन यानी कि रेखा खींच करके पहचान करना रेखा पंचन कहलाता है। तो ये क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या है इसका? तो इसे इसलिए किया जाता है कि भस्म की सूक्ष्मता जिससे पता चल सके, भस्म की सूक्ष्मता को जांचने के लिए भस्म की रेखा पंचन परीक्षा की जाती है। आगे अगर देखा जाए, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पहले से ही पता है ना, रस शास्त्र भोजन बनाने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, वस्त्र बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, भवन बनाने के लिए पढ़ते ही नहीं हैं, तो औषधियों का निर्माण करना जो है रस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, क्या कह रहा है? रस शास्त्र में सिद्धि का अर्थ क्या होता है? कभी कभी आप रस शास्त्र में देखे होंगे, द्रव्य सिद्धि या रस सिद्धि सुने होंगे, तो सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। सफलता अगर है तो उसे हम कहेंगे सिद्धि, असफलता नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं होगी, औषधि नहीं होगी। तो रस शास्त्र में सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गंधक का रंग क्या होता है? गंधक किस रंग का होता है? तो गंधक का रंग जो होता है वो है पीला। गंधक कैसा होता है? पीला। गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर पीला ही होता है। अगला देखिए, रस शास्त्र में मारण, मारण लिखा हुआ है, आप मारण कर सकते हैं। मारण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो मारण से ही तो भस्म बनता है। मारण से क्या निर्माण होता है? भस्म का निर्माण होगा। हाई फ्लेम बनानी है ना, लौ जो है बहुत तेज होनी चाहिए, तीव्र लौ होनी चाहिए, जिसमें धातु को अगर रखा जाए तो पूरी तरह से वो क्या हो जाए? जल जाए। तो रस शास्त्र में मारण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? धातु को भस्म में परिवर्तित करना, धातु को शुद्ध करना, धातु को रंगना, धातु को ठंडा करना, तो होगा धातु को भस्म में परिवर्तित करना। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, भस्म का निःशेषता, अभी शुरू में क्वेश्चन आया था ऐसा, निःशेषता जो है शब्द आया था, तो भस्म का निःशेषता परीक्षण कैसे किया जाता है? तो भस्म का निःशेषता परीक्षण कैसे करते हैं? जल में घोलकर, अग्नि में रखकर, हवा में उड़ाकर या मिट्टी में मिलाकर। जब निःशेषता कहा जा रहा है तो निः मतलब बचा हुआ हिस्सा जो है उसे शेष, शेषता का मतलब बचाना, तो बचा हुआ हिस्सा देख करके हम उसका परीक्षण करते हैं। तो भस्म का निःशेषता जो है किस लिए परीक्षण किया जाता है? कैसे करते हैं? अग्नि में रख करके। कैसे? अग्नि में रख करके। रस शास्त्र में उपल का अर्थ क्या है? एक उपल है, एक उपला होता है। उपला जो कि गाय के गोबर या पशुओं के गोबर से तैयार किया जाता है, उसे उपला या कंडा कहते हैं। अब यहाँ पे उपल यानी क्या होगा? पत्थर। उपल यानी क्या होगा? पत्थर। अगला, गंधक का शोधन किस विधि से किया जाता है? गंधक का शोधन करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो गोमूत्र विधि। गंधक किस विधि से शोधित करते हैं? गोमूत्र विधि से, यानी कि गाय के मूत्र से गंधक का शोधन जो है करते हैं। अगला, रस शास्त्र में पुट का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, गज पुट, 12 पुट, ऐसे तो कई सारे पुट जो हैं आपको बताए गए हैं रस शास्त्र में। और ये पुट का मतलब भट्ठी समझ लीजिए, या जो जलाया जा रहा है जिस हेल्प से, उसे हम पुट कह रहे हैं। तो गज पुट यानी कि बड़ी भट्ठी होती है। अब गज के समान उसकी तुलना की गई है ना, हाथी के समान तुलना की गई, तो बड़ी भट्टी को गजपुट कहा जा रहा है। तो पुट यानी कि भस्म करना या आग में डालना, जो आग होती है उसे पुट से व्याख्यात किया गया। तो अग्नि में तपाना, जल में उबालना, हवा में सुखाना, मिट्टी में दबाना, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला सही होगा, क्योंकि पुट का मतलब होता है अग्नि में तपाना। तो जितना भी कहा जाता है कि 10 पुट देंगे या 1000 पुट देंगे, तो मतलब 1000 बार अग्नि में रख करके जलाना,
वो पुट होगा। अगला है भस्म की रेखा पंचन परीक्षा कैसे की जाती है? तो कागज पे रेखा खींचकर, जल में घोलकर नहीं होगा, मिट्टी मिलाकर और अग्नि में रख करके नहीं होगा। अगला प्रश्न, रस शास्त्र में कज्जली किससे बनती है? तो कज्जली पहले ही बता दिया गया, पारद और गंधक से तैयार होता है, तो वहीं पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रस शास्त्र में रस शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? रस शास्त्र में रस शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो रस किसको कहते हैं? पारद। जो रस है ना, पारद को ही कहा जाता है, और पारद ही पूरे रस शास्त्र का एक प्रधान कह सकते हैं द्रव्य है, प्रधान द्रव्य है पारद। पारद के कारण ही इस शास्त्र को रस शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, 27 नंबर पे देखिए, शुद्ध पारद का रंग कैसा होता है? शुद्ध पारद कैसा होता है? सफेद और चमकीला होता है। सफेद होगा और चमकीला, क्रिस्टल की तरह चमकेगा शुद्ध पारद। और पारद को तो रस शास्त्र में भगवान शिव का शुक्र भी कह दिया गया है। ठीक है, और गंधक को माता पार्वती का रज बताया गया है। तो इस हिसाब से देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। गंधक की भस्म को क्या कहते हैं? तो गंधक की भस्म को हम गंधक रसायन कहते हैं। देखते ही क्वेश्चन फटाक से आपका आंसर पे दिमाग जाना चाहिए, जब पढ़े रहोगे तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कजली बनाने के लिए पारद और गंधक का अनुपात क्या होता है? तो 1:1 का अनुपात होता है। कितना होता है? 1:1 का अनुपात, यानी कि 1 भाग गंधक और 1 भाग पारद, मतलब कि दोनों समभाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भस्म की अग्नि सहनता किस परीक्षा से जानी जाती है? अग्नि सहनता यानी कि अग्नि को सहने की क्षमता, वो किस परीक्षा से जानते हैं? वो होता है निःशेषता। कौन सी परीक्षा है? निःशेषता। अगला प्रश्न देखिए, रस भस्म किस धातु से बनती है? अब आम बात है, अभी सामान्य सी बात है, अभी कई बार बता दिया गया कि रस भस्म किस धातु से बनती है। तो रस किसे बोला जा रहा है? पारद को बोला जा रहा है, तो उसी तरह से ये किससे बनेगा? पारद से। आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो धातु दिया है, तो सही बात है, धातु दिया है। तो रस शास्त्र में धातु, उपधातु और अन्य जो 20 हैं उनके टॉपिक को आपको क्लियर कराया गया, आपको समझ में आ जाएगा कि पारद को कहाँ रखा गया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगला, लोह भस्म का मुख्य गुण क्या होता है? लोह तो एक तरह से आधुनिक में देखें तो आयरन वाले जो पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है आयरन की, वो एक्चुअल में आयरन हमारे शरीर में चाहिए। तो इस तरह से अगर देखें तो लोहे की कमी या आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है। तो लोह भस्म हम प्रयोग में लेते हैं, किस लिए? रक्तवर्धन के तौर पे। तो सामान्य सी बात है, रक्तवर्धक सही होगा। कज्जली किस अवस्था में होती है? तो कज्जली की अवस्था क्या है? अर्धद्रव है, न ही ठोस है, न ही द्रव है, न ही वायवी है, वो क्या है? अर्धद्रव है। अगला प्रश्न देखिए, रस शास्त्र में शोधन की प्रक्रिया क्यों की जाती है? इसका उत्तर आप सभी को बताना है कि रस शास्त्र में शोधन की प्रक्रिया क्यों करते हैं। अगर शोधन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला, रस भस्म का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो रस भस्म या भस्म भी कह सकते हैं, उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है काला। रस भस्म का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रस शास्त्र में प्रयुक्त पुट का ताप किस माध्यम से मिलता है? तो बता चुके हैं, अभी उपलों के बारे में हम बता रहे थे। तो गोबर के उपले, इसके कारण ही पुट में आग जो है मिलती है। पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन पुट में उपले ही प्रयोग में किए जाते हैं। उपलों की संख्या भी निर्धारित करती है कितनी आंच, कितनी ज्वाला जो है होगी। 9 पारद की संख्या किसे दी जाती है? तो 9 पारद यानी कि नया पारद कह सकते हैं, या शुद्ध पारद को भी हम 9 पारद कहते हैं। शुद्ध पारद को यानी कि शुद्ध पारद या पारा जिसे हम कह सकते हैं, मरकरी, उसे 9 पारद कहते हैं। रस शास्त्र में उपयोगी अभ्रक का प्रमुख गुण क्या है? रस शास्त्र में जो उपयोगी अभ्रक है उसका गुण क्या है? तो उसका गुण होता है योगवाही। कैसा गुण होता है? योगवाही। अभ्रक योगवाही गुण का होता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, रस रसायन में रस पंचक में कौन सा तत्व नहीं आता है? रस रसायन में रस पंचक में कौन सा जो तत्व है नहीं सम्मिलित है? तो वो है
लोहा, रस पंचक में लोहा सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, रस भस्म के सेवन से कौन सा लाभ प्राप्त होता है? क्या क्षुधा की वृद्धि होती है, बलवर्धन होता है, दीर्घायु होती है, या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। रस संग्रह नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो रस संग्रह नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा है? हरिचंद्र ने। किसने लिखा है? हरिचंद्र। नाम याद रखिएगा। रस शास्त्र में उपधातु का अर्थ क्या है? उपधातु को हम सहायक धातु कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा, सहायक धातु। ठीक है, फिर आगे देखिए, कजली को किस नाम से भी जाना जाता है? कजली को किस नाम से जानते हैं? पारद गंधक योग के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम है, या पर्याय के तौर पे आप याद कर सकते हैं। रस भस्म किस प्रकृति की होती है? तो जितने भी रस भस्म होते हैं उनकी प्रकृति उष्ण होती है। कैसी होती है? उष्ण, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस धातु की भस्म को सुवर्ण भस्म कहते हैं? सुवर्ण यानी कि सोने का भस्म, तो सोना ही इसमें ऑप्शन है डी, सोना। रस शास्त्र में उपविष के रूप में कौन सा तत्व आता है? तो उपविष कौन सा है? हरताल। हरताल को क्या कहते हैं? उपविष, कालकूट, हरताल, मेघश्रृंगी, ये सब जो है, हलाहल, ये सब जो है उपविष में, विष में आते हैं। गंधक का एक मुख्य गुण क्या है? तो गंधक का मुख्य गुण क्या होता है? विकार हर। ये क्या करता है? विकार का हरण करता है, इसलिए एक गुण इसका हो गया विकार हर। तो 47 का सी जो है सही होगा। 48 नंबर देखिए, किस रस योग में पारद और गंधक दोनों सम्मिलित रहते हैं? किस रस योग में, मतलब कि ऐसा कौन सा रस योग है जिसमें दोनों का सम्मिश्रण है? तो वो है आरोग्य वर्धनी बटी। कौन सा रस है? आरोग्य वर्धनी बटी में पारद और गंधक दोनों मिले होते हैं। 49 नंबर देखिए, रस शास्त्र में बद्ध पारद का अर्थ क्या है? बद्ध पारद यानी कि ऐसा पारद जिसे स्थिर किया गया है। ठीक है, जिसे स्थिर किया गया है। तो ऑप्शन सी सही था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी। अंतिम प्रश्न देखिए, रस भस्म की मात्रा क्या होती है? तो रस भस्म की मात्रा जो है 125 से 250 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 125 से 250 मिलीग्राम। तो आप सभी को फिर से एक बार बता दें कि राजस्थान आयुर्वेद NHM कंपाउंडर का कोर्स जो है आयुर्भास्कर ऐप पे बहुत ही जेन्युइन प्राइस में चल रहा है। इस समय 90% का डिस्काउंट है आपके एग्ज़ाम तक। तो आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अपने नंबर से लॉगिन करके हमारे जो कोर्स हैं उसको ऐप पे ही फीस पेड करके आप परचेज कर सकते हैं। क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, अब समय है मॉक क्वेश्चन की सीरीज का। हमारे यहाँ ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पूरा रेगुलर क्लास भी मिल जाएगा, आपके रेगुलर कोर्स से रिलेटेड क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जल्दी से जल्दी कोर्सेज जो हैं आप लॉगिन करके, ऐप लॉगिन करके परचेज कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट क्लासेस देख रहे हैं या डेली तौर पे हमारे वीडियो से अप टू डेट रहते हैं, वो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सोशल अकाउंट से जुड़ जाएं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारे अलग अलग सोशल अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं। हमारे ऐप का भी लिंक है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके भर्ती से रिलेटेड हर एक अपडेट दी जाती है, हर एक नोटिस जो है आपको वहाँ पे दिया जाता है, सूचनाएं दी जाती हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।